फ्रेंड, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बड़े ध्यान से देखिएगा चैप्टर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन इसी पे डिपेंड होंगे। वैसे तो पूरी पार्टनरशिप एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए आने वाले चैप्टरों में जो भी चीज आगे आएंगी उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आइए हम बात करते हैं जरा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की। According to Section 31 of the Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a partner. अब देखो ये है क्या बेसिकली, ये लाइन तो हमने पढ़ी, लेकिन क्या है, जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो इट इज ए एडमिशन ऑफ पार्टनर। सीधी सी बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको कौन बताता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि एक पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। ठीक है, तो अब क्या है, जब वो पार्टनर बनेगा, नया पार्टनर बनेगा, तो उसके लिए कुछ प्रीक्विजिट है। वो क्या है? इट इज सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो आप किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो तो उसको कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू एडमिट ऑल द पार्टनर, मतलब अगर सभी पार्टनर एडमिट होंगे, एग्री करेंगे, तो आप किसी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर एडमिशन टू राइट न्यू पार्टनर गेट। जब पार्टनर का एक बार रोक दो यार, जरा मुंह में कुछ आ गया था। आफ्टर एडमिशन टू राइट न्यू पार्टनर गेट, मतलब जब भी पार्टनर का एडमिशन होगा उसे दो राइट मिलेंगे। राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब वो फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार होगा, तभी तो वो पार्टनर बना है। और दूसरी राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, और फर्म की जो भी एसेट्स होंगी, एसेट्स भी और लाइबिलिटी, बेसिकली हम एसेट्स ही मान के चलते हैं क्योंकि कोई लाइबिलिटी के तो आएगा नहीं। लेकिन जब फर्म में वो हिस्सेदार बनेगा तो सभी चीजों के लिए वो हिस्सेदार है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है आने वाले टाइम में या लॉस हो रहा है, सभी के लिए तो वो फर्म की एसेट्स में भी हिस्सेदार होगा। अच्छा, जब कोई नया पार्टनर आएगा, इसको हम मतलब जो लिखा है उसको बोलने से पहले आपको समझाते हैं। जब कोई नया पार्टनर आएगा, अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो बाकी पार्टनर है ना, वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना हिस्सा गेन करेगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है और ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो न्यू पार्टनर है ना, वो ओल्ड पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कुछ हिस्सा कंपनसेट करेगा। तो उसके बारे में देखेंगे वो क्या करेगा कंपनसेट। The new or incoming partner receive share in the future profit equal to the sacrifice of profit, मतलब वो इतना हिस्सा ही नया पार्टनर रिसीव करेगा जितना ओल्ड पार्टनर अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करेंगे। बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर टू द फर्म, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दोस पार्टनर। लिखा है ना कि जो नया पार्टनर है वो उन सभी पार्टनर को कंपनसेट करेगा जो अपना हिस्सा क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। वो सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन देयर फेवर। ऑल द अमाउंट ऑफ पार्टनर पे फॉर देयर सेक्रीफाइस इज कॉल्ड गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो पुराने पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो किसका पैसा मांग रहे हैं? नए पार्टनर से किसका पैसा मांग रहे हैं? गुडविल का। भैया हमने इतने साल बिजनेस जमाया है, उसको सेटअप करा है, मेहनत करी है, तो तू आएगा एकदम हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा और उसके बेनिफिट उठाने लग जाएगा। तो भैया हमारे को क्या चाहिए? गुडविल चाहिए। हमने कमाई है वो गुडविल, हमारी फर्म ने गुडविल कमाई है, तेरे आने से पहले हमने कमाई है, तो भैया हमारे को तू गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा देगा, तभी तेरे को हम क्या बनाएंगे? पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्या क्या इफेक्ट है इसके? ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, एक न्यू पार्टनरशिप ऐड होगी। ठीक है, न्यू पार्टनर बिकम एंटाइल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब जो नया पार्टनर होगा, जो भी आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रॉफिट रेशो होगी उसमें वो अपना हिस्सा ले सकता है प्रॉफिट का। ठीक है, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन द फर्म। अब देखो नया पार्टनर है, एक तो वो क्या लेके आएगा, उससे क्या मांगा है हमने? गुडविल का पैसा, और दूसरा वो फर्म में पार्टनर बन रहा है तो क्या कैपिटल नहीं लगाएगा? वो कैपिटल भी फर्म में जरूर लगाएगा। ठीक है, कैपिटल पता है ना आपको, जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं इट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी एडजस्टमेंट होगी। अब आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी। जो भी पार्टनर, जो भी रिजर्व हैं, प्रॉफिट है, वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि वो पुराने पार्टनर ने कमाए हुए हैं। वो उसके साथ उसको वो इसका हिस्सा नहीं देंगे। भाई तूने तो कोई मेहनत ही नहीं करी,
तो वो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लाइबिलिटी एंड रीअसेस, अगर एसेट्स को रिवैल्यूड करेंगे, लाइबिलिटी को रीअसेस करेंगे, तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, आपने पिछले चैप्टर में देखा ही है। ठीक है जी। अब क्या क्या एडजस्टमेंट होगी जब एडमिशन होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। इसमें दो चीजें निकलेगी, एक तो हम कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर, और उसके बाद जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी होती है। वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल, हम गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। एडजस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये ओल्ड रेशो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अब ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, इस टॉपिक को भी हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सारे जो रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गेन लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आपने पिछली क्लास में देखा, तो उससे हमारे को प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर के ओल्ड रेशो में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कहाँ पे आता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ेंगे। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज होगी, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट ए शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर से उनका हिस्सा लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कहलाएगा। इसके अंदर कुछ केस बनते हैं, एक एक करके सारे केस समझना, बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें है ना, इस चैप्टर के अंदर जो खास बात है वो ये केस ही है, किसमें सरेंडर कर रहा है, किसमें वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, इसी चीज को आपको समझना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप समझ लो इस चैप्टर की आधी लड़ाई हमने जीत ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे केस हैं और सब केसों में कुछ ना कुछ अलग है, तो आपको एक एक केस समझाए जाएंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो पहला केस देखते हैं। ए बी 5:3 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, इन द प्रॉफिट कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, 5:3 की रेशो थी, सी एडमिट हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट कितना था, 5:3, तो 5:3 का मतलब हो गया 5/8 और 3/8। अच्छा, अगर टोटल प्रॉफिट तो पता नहीं हमारे को, तो जब हमारे को टोटल प्रॉफिट नहीं पता और जो सी आया है वो 1/4 के लिए आया है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे। अब उसका हिस्सा कितना है, 1/4, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। तो डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग शेयर, मतलब जो 3/4 शेयर है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशो में, उसकी ओल्ड। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, पहले ये लिखो 3/4 इंटू 5/8 15/32, ऐसे बी का लिखो 3/4 इंटू 3/8 इंटू 9/32। तो सी का शेयर कितना था, 1/4, कितने के लिए आया था, 1/4। इक्वल करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, अब इसको ऐसे करेंगे तो इसका मतलब 1/4 होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं ताकि हमारे को उसको दोबारा से कैलकुलेशन ना करे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से इक्वल करेंगे, 8/32 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगी वो आएगी 15 इंटू 9:8। आपको आंसर में यही रेशो लिख के आनी है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो जी, अब दूसरा केस करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। XYZ 3:1 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। दे एडमिट W फॉर 10% शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो 10% का मतलब क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इस 10% को आप ऐसे लिख सकते हो 10/100, तो इसका मतलब होता है 1/10, बाकी सब कुछ वैसे ही है। रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/10 घटाएंगे, 9/10 आएगा। तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा 9/10 इंटू 3/6 ओल्ड रेशो में, तो 27/60। वाई का आएगा 9/10 इंटू 2/6 18/60, और जेड का आएगा 9/10 इंटू 1/6 9/60। और डब्ल्यू का शेयर है 1/10, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6/60 हो जाएगा। तो न्यू रेशो जो आएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आएगी वो 27, 18, 9 और 6 आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी आपको ऐसे दिखाई 20/100 दिखा रखा है तो 20 1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए,
इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब हम अगला केस लिखते हैं, व्हेन न्यू और पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इसमें तो क्या था, जब कोई नया पार्टनर आता था ना, उनकी ओल्ड रेशियो में ही उनसे सेक्रीफाइस लेता था जो पुराने पार्टनर से। जब कुछ नहीं दे रखा तो आप मान के चलेंगे कि जब नया पार्टनर आएगा और अगर कुछ नहीं लिखा तो उनकी ओल्ड रेशियो में ही वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे पुराने पार्टनर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड आल्सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गिवन, ए बी पार्टनर है, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, मतलब उनकी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो बता रखी है कितनी होगी, 2:1। अभी तक हम पढ़ रहे थे ओल्ड रेशियो, अब इसमें क्या लिखा है, फ्यूचर। इस चीज का ही ध्यान देना है इसमें। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तरीका वही होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर कितना है 1/4, 1 में से 1/4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 3/4। अब इनकी फ्यूचर रेशियो कितनी थी 2/3 और 1/3, तो अब आपको क्या करना है, जो इनकी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है उसके साथ रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/3 इंटू 3/4 6/12 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी होगी 1/3 इंटू 3/4 3/12 आ जाएगा। और ये 1/4 दे ही रखा है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC की जो रेशियो आएगी वो 2:1 आएगी। इसमें क्या है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें अलग तरीका है, इसमें ओल्ड रेशियो थी और इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो फ्यूचर की है वो दे रखे है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, एक और केस है, व्हेन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली, मतलब नया पार्टनर आ रहा है, वो शेयर ले रहा है लेकिन दोनों से इक्वल रेशो में ले रहा है, जो भी वो शेयर ले रहा है वो दोनों से, मतलब दोनों ही इक्वल रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे AB 5:4 है, C 1/10 के लिए आता है और वो प्रॉफिट को एक्वायर करता है इक्वली, किससे, A और B से। तो देखो कैसे देखेंगे, C का शेयर कितना है 1/10 और वो क्या ले रहा है, इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1/10 का 1/2 करेंगे, इक्वल ले रहा है ना तो 1/2 करेंगे, तो इसका मतलब A कितना सरेंडर कर रहा है 1/20, तो B भी कितना सरेंडर करेगा 1/2, 1/10 का हाफ कर दिया है बेसिकली। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू, तो जो उनकी ये रेशियो है मतलब 5:4, तो 5/9 में से 1/20, तो 91/180 हो गया। B का न्यू शेयर आएगा 4/9 में से 1/20 घटा देंगे 71/180 आएगा, और इसकी रेशियो थी 110 इंटू 18/18 इज इक्वल टू 18/180, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 91/71 इज इक्वल टू 18। आप जब इन वीडियो को देख रहे हैं या अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, सब कुछ हो जाता है, रिजर्व ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी सारी चीज़ें जो आपने 3rd चैप्टर में पढ़ी है लगभग वही 4th चैप्टर में। बच्चा जो कंफ्यूज होगा ना वो इसी चीज़ में होगा कि कहाँ पे क्या करें, कहाँ पे क्या, तो आप इस जो भी बुक में 18-20 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टार्टिंग में, इसको जरूर पढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सिचुएशन 2 देखते हैं, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट ए शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशो, मतलब अब वो शेयर ले रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर रेशो में ले रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एडमिट हुआ है 25% के लिए 2:1 की है, और सी एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इज टू 3:2 की रेशो में। अब 25% का मतलब क्या है, 125/100 मतलब 1/4 हो गया, तो C गेट्स 3/5 का 1/4 तो A दे रहा है, ठीक है, और B कितना दे रहा है 2/5 का कितना दे रहा है 1/4, तो इसकी रेशो आती है 2/20, और जब इसको करते हैं तो कितने आते हैं 3/20, तो C का टोटल शेयर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3/20 प्लस 2/20 तो कितना हो गया 5/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर, तो उसकी प्रॉफिट रेशियो ओल्ड कितनी थी 2/3 माइनस 3/20 उसने सरेंडर कर दिया, तो न्यू रेशियो आ गई 31/60। बी का न्यू शेयर 1/3 में से 2/20 सरेंडर कर दिया तो 19/60, और इसकी तो थी 1/4, 15 से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करा तो 15/60 आ गई, तो रेशियो आ गई 31/14 ठीक है। ये जितने भी केस आप समझ रहे हैं इसमें सिर्फ यही चीजें देखनी है कि कैसे उसका कौन, मतलब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं या न्यू पार्टनर गेन कर रहा है तो वो किस रेशो में गेन कर रहा है, ठीक है जी, थैंक यू। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की कुछ और सिचुएशन देखते हैं, क्या है सिचुएशन 3, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर गेट हिज शेयर इन ए पर्टिकुलर पार्ट
फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर रेशो में ओल्ड पार्टनर से सेक्रीफाइस हिस्सा ले रहा है। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर क्या होता है, ओल्ड प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट आफ्टर सेक्रीफाइस। जैसे क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन करने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ए गिव्स 1/5 ऑफ शेयर, मतलब ए कितना दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। बी गिव 2/5 शेयर ऑफ द सी न्यू पार्टनर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए क्या कर रहा है, ए का शेयर कितना था ओल्ड 3/5, 3/5 ए ने कितना सरेंडर करा, अपने शेयर का 1/5। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये बच्चे करते 3/5 माइनस 1/5, वो अपने शेयर का 1/5 देख रहा है, ठीक है ना। तो सरेंडर क्या कर रहा है, वो 3/5 इंटू 1/5 3/25। ऐसे ही बी कर रहा है 2/5 का कितना कर रहा है, वो 2/5 इजिकल टू 4/25 हो गया। न्यू प्रॉफिट शेयर है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस प्रॉफिट शेयर सरेंडर। तो ए की ओल्ड रेशो क्या थी 3/5, ठीक है, 3:2 थी, 3/5 माइनस उसने सरेंडर कितना करा 3/25, तो रेशो ये आ गई। ऐसी बी की निकाली और तीनों की रेशो आ गई 12:6:7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक है व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब वो एक पार्टनर अपना शेयर है ना रिटेन कर रहा है, मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं रहूंगा, जो मेरा पहले था ना मैं उतना ही अपने पास रिटेन करके रखूंगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 वही होता है शेयर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड, ठीक है। अब डब्ल्यू और जेड का कितना है, वो तो ले रहा है 1/6, मतलब जो डब्ल्यू है वो तो 1/6 ले रहा है, और जेड क्या कर रहा है, जो ओल्ड रेशो है उसमें से अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है, तो उसका हिस्सा कितना बैठता है 1/5। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 11/30 आएगा। इसका मतलब है डब्ल्यू का भी और जेड का भी, वो डब्ल्यू का तो 1/6 और जेड रिटेन कर रहा है, तो जो 1 माइनस करते थे ना अब ये करेंगे आप, तो 1 माइनस 11/30 90/30 आ जाएगा। और उसी तरीके से निकलेगा कि 90/30, अब ये 2:2 है ना, एक्स और वाई की 2:2 है, तो ये 1:1 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रेशो निकाल सकते हो, क्योंकि वो अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है। तो आप ये मत करना कि 2/5, आप क्या करना 1:1, मतलब 2/2 का मतलब 1:1 होता है ना, क्योंकि वो अपना हिस्सा रिटेन कर रहा है। आप इस चीज को ध्यान रखना। तो रेशो इन दोनों की कैलकुलेट होगी जब ये निकालोगे, इसको 1/5 को आप उसके अंदर नहीं रखोगे, ठीक है। केस 3 देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सिचुएशन 1 व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइसिंग मेड बाय ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर। कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ओल्ड रेशो में ही वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर देंगे। ए बी है 3:1 की रेशो में सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनकी। सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप 1/8 शेयर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 का 3/4, क्या कर रहा है 1/8 का 3/4 3/25 आ गया। बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 का 1/4 कितना आ गया 1/32 आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की निकल गई कितनी 3:1 निकल गई। तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/7, 1 में से 1/8 रोको। सी टेक 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8 7/8। ए का न्यू शेयर निकलेगा 3/4 का 7/8 और बी का निकलेगा 1/4 का 7/8। उसी तरीके से होगा, सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या माइनस करना है, कौन कितना सरेंडर कर रहा है। सिर्फ आपको मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, इसी चीज पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। सिचुएशन 2 है व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब नए पार्टनर की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो भी दे रखी है। ए बी की ओल्ड रेशो 3:2 है, सी एडमिट हुआ पार्टनरशिप में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब सी एडमिट हुआ उसके बाद जो नई रेशो बनी वो 5:3:2 की है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो ए का ओल्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लिखा हुआ है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की रेशो कितनी थी ओल्ड 3/5, 3/2 थी ना 3/5। ए का न्यू शेयर 5/10, 3/5 में से 5/10 घटाएंगे तो इतना आएगा। ऐसे बी का आएगा, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ क्वेश्चन हम करते हैं आज फिर, ठीक है। कुछ टॉपिक है, कुछ अलग अलग टॉपिक है, उस पर हम बात करते हैं। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ ए प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं
हमेशा होता यही है, क्या बात बोल रहा हूँ, गोल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। XY दो पार्टनर है, 7:5 की रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। दे एडमिट जेट हु एक्वायर 1/12 फ्रॉम X और 1/16 फ्रॉम Y, ठीक है। एज ए शेयर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो क्या है कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखी हुई है हमने 7:5। तो जो जेड एक्वायर कर रहा है फ्रॉम बोथ द पार्टनर, कितना कर रहा है देखो, जेड एक्वायर कर रहा है 1/12 फ्रॉम X और 1/6 फ्रॉम Y। तो हम क्या करेंगे, जितना वो एक्वायर कर रहा है उन सबको प्लस कर देंगे। तो इसका एक्वायर आता है जेड का, वो आता है 3/12 आता है। तो X का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, 7/12 का 1/12, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो 6/12 वगैरह निकलेगा, और Y का न्यू शेयर निकलेगा 5/12 में से 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है तो 3/12 निकलेगा। तो रेशो कितनी आएगी, 6/12, 3/12, और उसका हिस्सा कितना बैठा था जेड का, जब हमने पहले ही निकाल लिया 3/12, तो रेशो क्या बैठेगी 2:1:1, ठीक है। अच्छा जी, जो अगला क्वेश्चन है बड़े ध्यान से समझना, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। देखिए क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझिए, आंसर को बाद में समझना, पहले आप क्वेश्चन। LM दो पार्टनर हैं, 5:3 की रेशो में वो प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। दे एडमिट N एंड डिसाइड टू शेयर द रेशो बिटवीन M एंड M, M एंड L सेम एज L एंड M। मतलब जो L और M की रेशो है ना, और नया पार्टनर कौन आया है, कौन आया बताओ, N आया है। मतलब वो कहता है कि जो इनकी रेशो है ना, वही रेशो मेरी अब होनी चाहिए M के साथ, ठीक है। वही रेशो मेरी किसके साथ होनी चाहिए, M के साथ। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर हम इन दोनों की रेशो को कैलकुलेट करें, अगर हम 5 को 100% मान ले, अगर 5 को 100% मान ले, और ये 3 है, तो 3 5 का कितना परसेंट होता है, 3 पता है 5 का कितना परसेंट होता है, कैलकुलेट कर लो ना। अगर ये 100 है तो इसका मतलब ये 60% है। कितना परसेंट है, 60% है। मतलब ये LM है ना, और उसके बाद N कह रहा है कि जैसे ये इसका 60% है ना, तो मेरी रेशो भी M के है ना 60% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, ठीक है। M शेयर 60% ऑफ L शेयर, यहां पे बता दिया आपको कितना है, 60% है। तो N शेयर कितना होगा, L का 60%। तो M का शेयर कितना है, सॉरी M का शेयर कितना है 3 का 60% कितना बैठता है 1/8। मतलब ये ध्यान देना, इसको 100 मांगना और इसको उसका पार्ट मान लेना, और वो देख लो ना उसका मतलब वो कितनी रेशो है उसकी, ठीक है। तो क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 5:3, और हमने N की निकाली 1.8। तो जब इन सबको एडजस्ट करा तो आई 25:15:9, ठीक है। आपको पता है ओल्ड प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट 5/8 में से 49 को करा 40 ये आया, ऐसे ही M का है और ऐसे ही L का आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ा आएगा, मतलब आप इसको समझ लीजिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। XY है 3:2 की रेशो में डिवाइड करते हैं, मतलब प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप हु गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X एंड 3/16 फ्रॉम हिज शेयर ऑफ Y, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखिए वो जो आ रहा है ना 1/4 सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका वो कितना ले रहा है, उसको वो कितना ले रहा है 3/16 ले रहा है। आप इस चीज को समझना। देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। बच्चे है ना कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में आंसर लिखने लग जाते हैं। क्वेश्चन होता कुछ और है, आप लिखते कुछ और हो। पहले जो आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलता है वो इसलिए तो मिलता है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो। ऐसा क्वेश्चन देखो जिसमें कोई मतलब आपको लगता है दिक्कत है, उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि क्या होगा, ताकि जब आप उसका आंसर करोगे ना तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि यार अंडरलाइन कर रखा है, इसमें कुछ क्या है झोल झाल है, तो मुझे इसी में क्या करना है, डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। कुछ होते हैं क्वेश्चन बड़े सीधे सीधे, आपने देखा कर लिया। कुछ क्वेश्चन अटपटे होते हैं, आप ध्यान नहीं देते तो भी वो गड़बड़ हो जाता है। तो आप एक बार जरूर 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 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। 15-20 मिनट मिल रहे हैं इसलिए कहता हूँ टाइम से पहले पहुंचो, आपको टाइम मिलेगा, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, लाइन खींचने के लिए टाइम मिलेगा, और भी चीजों के लिए टाइम मिलेगा। अब आप लेट पहुंचोगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो XY है 3:2 की रेशो में
ठीक है, इसे एक बार रोक दो। तो एक्स वाई दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, हु गेट 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 फ्रॉम वाई। मतलब जो एक्स सेक्रीफाइस करेगा ना 1/4, सॉरी जेड जो ले रहा है 1/4 एक्स से, उसका 3/16 किसको देना है, वाई को देना है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सेक्रीफाइस रेशियो। जेड कितना गेट कर रहा है 1/4, पहले तो जेड ही एक्स लेगा 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स एंड इट मींस ही गेट 3/4, 1 - 1/4 कर दिया जैसे आप पहले करते हो। तो क्या हो रहा है कि जो शेयर ऑफ वाई, इफ 3/4 शेयर ऑफ जेड इज इक्वल टू 3/16 रिसीव फ्रॉम वाई, मतलब वो इसका 3/4 का 3/16 ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जेड का प्रॉफिट निकाला है 3/16 का, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो कितना हिस्सा निकला 1/4 निकला। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर एक्वायर्ड बाय जेड फ्रॉम एक्स, 1/4 का 1/4 ले रहा है, कितना ले रहा है 1/4 का, तो कितना है 1/16 आ गया, और वाई का कितना आया था 3/16। तो एक्स का निकालेंगे, कितनी रेशियो थी 3/5 - 1/16, 43/80। वाई का न्यू शेयर आएगा 2/5 - 3/16, 70/80। और जेड का कितना था आपको पता ही है 1/4, तो 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड, तो 20/80 आपको पता ही है। बराबर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो इनकी रेशियो आई 43:17:20, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 1:3। ठीक है, हमारा हिडन गुडविल एक बार देखेंगे जरा। हिडन गुडविल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए और बी 50,000 और 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगा रखी है इन्होंने, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इन्होंने सी को एडमिट करा, वो 60,000 कैपिटल लेके आया 1/4 शेयर के लिए। अब हमारे को इसकी हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखिए बड़ा आसान है। इन केस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, अगर हमारे को टोटल कैपिटल निकालनी है तो क्या करेंगे, जितना ये लेके आया ना सी, उसका हिस्सा लिखेंगे इंटू 4/1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो टोटल कैपिटल है ना फर्म की, वो कितनी निकली है 2,40,000। अब हम ए का हिस्सा लिखेंगे, बी का लिखेंगे, सी का लिखेंगे। ए कितना लाया था 50,000, बी कितना लाया था 1,00,000, और सी कितना लाया था 60,000। तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आया 2,10,000। तो हमारी हिडन गुडविल कितनी है, बेसिकली देखो हमने जब निकाला तो कितना आया था 2,40,000। अगर हम टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की, जितना वो कैपिटल लेके आया 4 शेयर के लिए, तो आती है 2,40,000। लेकिन जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितनी बैठती है 2,10,000। तो 30,000 हमारी क्या है हिडन गुडविल है। क्या है 30,000 हिडन गुडविल है। अब हमारे को ये हिडन गुडविल है जो 30,000, उसका शेयर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे गुडविल का, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कितने हिस्से के लिए आया 1/4 के लिए। तो इसके हिडन जो सी शेयर ऑफ गुडविल है, हिडन गुडविल तो 30,000 है, लेकिन सी का शेयर कितना है 1/4, मतलब 7,500। तो सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए पार्टनर लेके आए 50,000 1/5 शेयर के लिए। नेटवर्थ कितनी हो गई, टोटल गुडविल कितनी हो गई 25 लाख रुपए हो गई, 5 लाख इंटू 5/1। और जो नेटवर्थ थी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, वो कितनी की थी 20 लाख की, तो 5 लाख रुपए आ गई। तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से, वैसे आप ये याद रखना चांस इसके हैं, लेकिन इस तरीके से भी हिडन गुडविल निकल सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी है 1,60,000 और 1,00,000 रुपए वो कैपिटल लेके आए हुए हैं। सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए। सी 1,20,000 रुपए लेके आया कैपिटल। तो बेसिकली वो कैपिटल कितनी लेके आया 1,20,000 रुपए लेके आया। 1,20,000 को जब 5 into 1 करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख। तीनों की कैपिटल का हमने जोड़ लिया तो 3,80,000 आया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो 2,20,000 रुपए हमारा क्या आया हिडन गुडविल। सी का शेयर कितना था 1/5, 44,000 आया। 44,000। अच्छा ये एंट्री किसकी है कि वो कैपिटल लेके आया है, और ये एंट्री किसकी है कि सी का जो शेयर था कितना आया था 44,000। कितना आया था, उसको ए और बी ने आपस में क्या कर लिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, किस रेशो में सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो आप देखेंगे हिडन गुडविल बड़ा आसान है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। ठीक है, हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री कर रहे हैं। जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है, तो अमाउंट लेके आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है तो वही एंट्री होगी, सिर्फ गुडविल की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर आप एक साथ भी करना चाहो तो एक साथ भी हो सकती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट
और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो गुडविल होता है, पिछले चैप्टर में बताया था, जो गुडविल होता है वो आपका क्या हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर में। एक क्वेश्चन करते हैं, AB2:1 की रेशियो है 1 अप्रैल 2024 को देयर कैपिटल 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, दे एडमिट कैपिटल सी, एडमिट हुआ सी को 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो AB की 3:1 है। सी 1 लाख रुपए लेके आया है गुडविल का और कैपिटल के लेके आया 21,000 रुपए। तो बड़ी आसान एंट्री है, आप 1,21,000 की एंट्री करोगे पहले, क्योंकि पहले पैसा आएगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी 21,000 गुडविल के लाया, 1 लाख रुपए कैपिटल लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपए, सीज कैपिटल 1 लाख रुपए, टोटल अमाउंट हो गया 21,000। अब क्या है, कैपिटल का कुछ नहीं होगा, कैपिटल का कुछ नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ गुडविल को होगा। गुडविल को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो गुडविल किसके किसके जब बटेगा तो किस किस को मिलेगा, ए और बी के। तो आपको पता है जब ए और बी को मिलेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये एंट्री और इसका कैपिटल अकाउंट है। प्रीमियम फॉर गुडविल 7,000 4,000, बैलेंस बीडी 4 लाख 2 लाख रुपए, और जो कैश बैंक कैपिटल लेके आया सी वो आ गई 1 लाख रुपए। ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है, दैट्स इट, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में कि किस तरीके से हम गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अगर हमारे को निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन पार्टनर शेयर। गेन का जो भी प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं। जैसे सपोज करो फर्म की गुडविल है 25,000, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा, और सपोज करो कि 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो 25,000 का जो गुडविल है उसका 1/10 निकालेंगे और 2,500 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कैसे बटेगा अभी मैं बता देता हूँ, इसकी पहले एंट्री देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की एंट्री क्या होती है, देखिए चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स हो, दोनों में एंट्री एक ही होगी, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कोई भी एंट्री हो यही रहेगी, सिर्फ फर्क किसका है, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, हमेशा ये एंट्री होगी। इसका मतलब जो गेन कर रहा है ना, जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर को जब गेन होता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं ना। तो भाई हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं तो दे भाई, तू गेन कर रहा है ना तो दे हमारे को पैसे। तो ये इसका अकाउंट क्रेडिट होगा जो सैक्रिफाइसिंग होगा, और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेगा, लेकिन फिलहाल की जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस करते हैं 3:2 की रेशो में। फर्म की गुडविल है 50,000 रुपए, कितनी है, तो हमारे को 5 जर्नल एंट्री करनी है और इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे, कौन कितनी रेशो में सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितनी रेशो में गेन करेगा। आपको फार्मूला पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशो क्या थी 3/2, तो 3/5 2/5 लिख दिया, ए और बी का दोनों। चलो पहले ए का देख लेते हैं। और क्या थी, न्यू रेशो क्या थी 1:1, तो 1/2 लिख दिया। 3/5 माइनस 1/2 10, रेसिप्रोकल ले लिया, 6 - 5 = 1/10 आया। ऐसे बी का निकाल लिया। तो इसका मतलब ए ने क्या करा, सैक्रिफाइस करा, और बी ने क्या करा, गेन करा। तो बेसिकली फर्म की गुडविल कितनी थी, 50,000, कितनी थी 50,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 50,000 रुपए, कितनी गुडविल थी फर्म की 50,000। तो हम 1/10 हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि दो ही पार्टनर है, एक ने गेन करा है तो एक ने सैक्रिफाइस करा होगा, किसी ने 1/10 गेन करा है तो दूसरे ने 1/10 सैक्रिफाइस करा होगा। तो 50,000 का 1/10 कितना आता है, 5,000 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब ए ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है, और बी ने क्या करा है, गेन करा है। तो मतलब क्या है इसका, बी ए को कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या होती है, आपने यहाँ पे पढ़ी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। बेसिकली इस क्वेश्चन में गेन किसने करा है, बी ने, और सैक्रिफाइस करा है किसने, ए ने। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट था 50,000, 50,000 को जो 1/10 हिस्सा है वही आएगा। पूरी गुडविल आपको नहीं लिखनी, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम उसके हिस्से में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई इसने प्रॉफिट बढ़ाया, इसका प्रॉफिट कम हो गया, तो गुडविल में से हम 5,000 रुपए उसको पेड कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 5,000। ध्यान रखना, कई बच्चे पूरा ही 50,000 रुपए लिखे आते हैं, वो देखते नहीं है। आपको इस रेशो में गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करना है, ठीक है, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं गुडविल के। देखिए
क्वेश्चन है ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। गुडविल 50,000 की रखी है। अब इसमें दो एंट्री हैं, दोनों को आप कवर करोगे, ध्यान से समझना कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कि व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, और दूसरे में कह रहा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो गुडविल रखी है 50,000 रुपए की, हमने उसको रेज करा है, मतलब गुडविल जनरेट करी है। तो गुडविल को जब हम रेस करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गुडविल रेज एंड क्रेडिट टू पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, 3:2। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये केस ये है। लेकिन इस केस में जब हमने गुडविल को रेस करा और रिटर्न ऑफ करा, तो हमने ये जो गुडविल को रेस करा पार्टनर को ना बाद में ये न्यू रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आप देखोगे यहाँ पे ए और बी में जो गुडविल का है वो अमाउंट कितना है, 30,000 और 20,000। और इस एंट्री में इसी का जो पार्ट है उसमें गुडविल का अमाउंट 25,000 है ए और बी का। यहाँ पे हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं। बेसिकली वर्किंग नोट देखना आप 1/10 आ रहा है ना, तो अगर हम 50,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 5,000। तो बेसिकली इसका नेट इफेक्ट है ना 5,000 ही आएगा। जब आप दोनों एंट्रियों को क्रेडिट करोगे और फिर दोनों एंट्रियों को डेबिट करोगे तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो 5,000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। और दूसरा कह रहा है व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम एंट्री क्या करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने सीधा 5,000 रुपए दिखा दिया। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग सीधा दिखा दिया, और इसमें हमने दोनों को एडजस्ट करके दिखाया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें गुडविल का अमाउंट दे रखा है 1,08,000 रुपए। गुडविल एक्सेस दे रखी है बुक में 18,000 रुपए। जो गुडविल ऑलरेडी बुक में है वो 18,000 रुपए की है। 5:3:2 की रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और बाद में वो इक्वल रेशो में करेंगे। इसमें दो करने हमारे क्वेश्चन कि इफ कैपिटल फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग और बाय रेजिंग रिटर्न ऑफ गुडविल। तो पहली एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। मतलब जो 18,000 रुपए है गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 18,000 को हमने ओल्ड रेशो में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या एंट्री करी, बी कैपिटल टू सी टू ए। अभी हमने एडजस्ट करी है, 18,000 रुपए को एडजस्ट करा है कि एक पार्टनर ने गेन करा है, दो पार्टनर ने गेन करा है, और एक ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। तो हमने इसका वर्किंग नोट बनाया, दोनों की रेशो लिख दी। तो 5:1/4, मतलब ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये गेन कर रहा था। इनका हमने रेशो के हिसाब से इनका हिस्सा निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं बी कितना गेन कर रहा है, 3,600 रुपए, सी कितना गेन कर रहा है, 14,400, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 18,000 रुपए। तो इसका मतलब उसको बी और सी मिलाकर कितने पैसे देंगे, 18,000 रुपए देंगे। अब सेम एंट्री यहाँ पे है, बाय रेजिंग राइट ऑफ गुडविल। पहले हमने क्या करा है, राइट ऑफ करा है। सेम एंट्री जो यहाँ पे है वो यहाँ पे करेंगे, और फिर जो गुडविल दे रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन सी थी ओल्ड रेशो, 5:3:2। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह दिमाग में रखिए। गुडविल में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, राइट ऑफ क्या करना होता है और क्या कहते हैं उसको एडजस्ट कैसे करना होता है, इसको ध्यान से समझिए और आप इसे बड़े अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसा भी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आने वाले टाइम में, चाहे एडमिशन होगा चाहे जो भी चीज होगी, उसमें चीज दोबारा आएगी। हम इसे दोबारा नहीं समझाएंगे, आगे के चैप्टर में जो आगे के चैप्टर है वही चीज बताएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। थैंक यू। चेंज इन प्रॉफिट रेशो के अंदर अगला टॉपिक जो है कि हमारे को अगर रिजर्व दे रखे हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखे हो, और अगर हमारे को लॉस दे रखो तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। आइए बच्चे हम देखते हैं। अगर हमारे को कोई रिजर्व दे रखा है तो चाहे रिजर्व है चाहे P&L क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब इसका मतलब प्रॉफिट होता है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि वर्कमैन के लिए कंपनसेट करने के लिए अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए हम रिजर्व बना देते हैं। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी थी अगर कुछ कम हो जाएगी तो इस रिजर्व से उसको सेटल करा जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी रिजर्व होते हैं जो आपने प्रॉफिट में से बनाए होते हैं, या इवन प्रॉफिट भी, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो जितने भी रिजर्व होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं आप ये समझिए। क्या होता है कि जो रिजर्व है ना वो प्रॉफिट में से बनते हैं। रिजर्व किस में से बनते हैं, प्रॉफिट में से बनते हैं। और प्रॉफिट में से चूंकि रिजर्व बनते हैं तो वो प्रॉफिट है ना जो होगा वो पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप का होगा, मतलब चेंज नहीं हुई होगी। अब जब चेंज होती है तो पार्टनर क्या कहते हैं, भाई रेशो चेंज हो रही है,
तो मुझे मेरा हिस्सा दो, क्योंकि हमने जो प्रॉफिट कमा रखा होगा, मतलब ये रिजर्व बनाए होंगे वो पिछले प्रॉफिट में से बनाए होंगे, तो इसलिए जो भी ये रिजर्व वगैरह होते हैं ना वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समझ में आया? और अगर कोई लॉस होगा, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री ये होगी क्या, ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर जितने भी प्रॉफिट या रिजर्व दे रखे हैं जो क्रेडिट होते हैं, क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनको हम डेबिट कर लेते हैं, तो क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? चलो जी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी है, 5-3-2 की रेशो में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। 1 अप्रैल को उनकी रेशो चेंज होगी, 2:3:5 हो गई, और उस टाइम जो जर्नल रिजर्व दे रखा था 1 लाख रुपए। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गई, रेशो चेंज हो गई, रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन उन्होंने जो रिजर्व था ना वो कौन सी रेशो में बांटा, ओल्ड रेशो में बांटा, क्योंकि रिजर्व क्या होता है, जब रिजर्व बनता है P&L में से तो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है और P&L डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे अब जर्नल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जर्नल रिजर्व जो क्रेडिट था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप समझ लीजिए, जब प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट जो होता है ना, जो नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट से, तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। वो क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपने पहले भी समझा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। अब हमने प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया, तो एंट्री क्या करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, ये एंट्री होगी। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, लेकिन अब जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्रॉफिट क्रेडिट होता है तो आप कोई भी रिजर्व बनाने में ना तो आपको कोई दिक्कत आएगी, या अगर आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले या जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोले, तो आप इस तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर कोई लॉस होगा तो लॉस की भी एंट्री बता रखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजर्व को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। लेकिन एक बार आप रिजर्व को और समझे कि रिजर्व बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व और एक होता है जर्नल रिजर्व। जब हम प्रॉफिट में से रिजर्व को क्रिएट करते हैं वो होता है जर्नल रिजर्व। मतलब जर्नल रिजर्व क्या होते हैं कि हमारी कोई भी कॉन्टीजेंसी है, अगर हमारे को किसी भी तरीके का बिजनेस से नुकसान होता है तो हम जर्नल रिजर्व के थ्रू उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने मशीनरी ली, मशीनरी में 10,000 रुपए का कोई लॉस हो गया, तो हम जर्नल रिजर्व के थ्रू उस मशीनरी को कंपनसेट कर सकते हैं, मतलब उस नुकसान को पूरा कर सकते हैं। तो जर्नल रिजर्व कहीं पे भी आपको नुकसान हो, कोई भी डेफिशिएंसी हो, तो जर्नल रिजर्व के थ्रू आप उसको पूरा कर सकते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे क्या बना हुआ है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है। तो बेसिकली आपने प्रॉफिट में से या रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, तो अब इसका इस्तेमाल होगा ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये वर्कर के लिए ही होगा। मतलब वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी वजह से, दूसरी वजह से, ये सैलरी और वेजेस नहीं कर रहा, किसी भी वजह से दुर्घटना हो जाती है, ये कोई भी चीज हो जाती है, तो ये जो पैसा दिया जाएगा इस रिजर्व में से ही दिया जाएगा। अगर आपने किसी भी चीज का स्पेसिफिक रिजर्व बनाया, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बन गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, तो उसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? चलो जी हम देखते हैं जरा। व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है, चाहे वर्कमैन बना रखा है, यहाँ पे तो वर्कमैन की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, या किसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, और कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, कोई भी क्लेम उसके अगेंस्ट नहीं आता, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, जैसे 90,000 है और इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ABC 30,000 रुपए से आप कर दोगे। बड़ा आसान है, याद रखना, रिजर्व ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रिजर्व डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मैंने पिछली क्लासों में भी ये बता रखा है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर को कोई हिस्सा मिलेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और पार्टनर को कोई लॉस होगा तो उसके अकाउंट में डेबिट होगा। अब देखिए, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, when workman compensation claim is equal to the amount of WCR, मतलब क्लेम कितना है? क्लेम 50,000 रुपए का आया, वर्कर को क्लेम देना 50,000 रुपए का आया, लेकिन आपके पास जो रिजर्व था ना वो भी कितने का था? 50,000 रुपए का। क्या
क्लेम 50,000 रुपए का, रिजर्व भी कितने का था 50, तो क्योंकि जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हो गया, तो हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब इसमें कुछ भी नहीं रहेगा जो बाकी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जितना आपने रिजर्व बनाया है उतना ही क्लेम सेटल करेंगे हम, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम इज लेस देन द WCR, मतलब हमारा रिजर्व हमारा ज्यादा था, क्लेम हमारा कम था। जैसे क्लेम कितने का था, क्लेम हमारा सपोज करो 30,000 रुपए का आ गया, या सपोज करो 35,000 रुपए का आ गया, तो यहाँ पे हम 50,000 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है, हमने कितने का रिजर्व बना रखा था, 50,000 रुपए का बना रखा था। अब क्लेम कितने का आया, क्लेम आया सपोज करो 35,000 रुपए का। अब कितने बचे, 15,000 रुपए। ये जो 15,000 रुपए बचेंगे ना, ये बेसिकली ओल्ड रेशो में क्या होंगे, ठीक है जी। अगर क्लेम रिजर्व से कम है तो हम इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है इस वाले कंडीशन में क्या है, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द WCR, मतलब WCR कम है, क्लेम ज्यादा का, मतलब WCR 50,000 का बना रखा है आपने, लेकिन क्लेम आ गया 70,000 रुपए का, तो क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। पहले तो आप पूरे रिजर्व को डेबिट कर लोगे, फिर आपको बनाना पड़ेगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 70,000 रुपए पेड करने, तो 20,000 कहां से आएंगे, तो 20,000 हम रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट क्लास में आपको रिवैल्यूएशन बताऊंगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, मतलब जैसे आप यहाँ पे करोगे, जैसे 50,000, मैं आसान करने के लिए बता देता हूँ 15,000, और यहाँ पे हमारे को क्लेम देना है कितने का, 65,000 रुपए का। अब इस 15,000 का क्या होगा, क्योंकि क्लेम तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 50,000 का, लेकिन हमारे को उसको 65,000 देने, तो 15,000 हमने रिवैल्यूएशन लिए, तो ये कहां से सेटल होंगे, ये यहां से सेटल होंगे। कहां, इसको कौन देगा, पार्टनर देंगे, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। मतलब इनकी जो एंट्री बनेगी ABC 5,000 रुपए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं वो इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन 15,000 रुपए, ठीक है। क्लियर है, पक्का, कोई पूछना है आपको कोई चीज, ठीक है जी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ABC 2, 3, 4 डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आने वाले टाइम में इसकी रेशो 4:3:2 हो जाती है। एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, हम छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, तो यही केस है, जरा देखते हैं। और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का दे रखा है, 90,000 रुपए का। बुक में इलस्ट्रेशन है, मैंने सीधी वही समझा दी, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, ठीक है। पहला कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं बता रखा, आप क्या करोगे, जितना भी क्लेम होगा उसको ओल्ड रेशो में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरा है व्हेन देयर इज ए नो क्लेम, मतलब कुछ बता ही नहीं रखा, तो सेम ही एंट्री होगी, क्योंकि इसमें भी यही होगा, जो क्लेम है वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई क्लेम नहीं आया बेसिकली। तीसरा कह रहा है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, 90,000 का WCR था, 45,000 रुपए का क्या आया, क्लेम आया, तो बाकी जो 45,000 होंगे वो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये क्लेम से सेटल हो रहा है, तो अब कितने बचे, 45,000 रुपए बचे, 45,000 रुपए ABC में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 99,000, अब क्लेम कितने का था, चौथे में हम देखेंगे कि क्लेम कितना हो गया, 99,000 हो गया, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 90,000 रुपए का। जैसे ये बताया था बिल्कुल वैसे होगा कि 90,000 रुपए का क्लेम, सॉरी 99,000 का क्लेम है, 90,000 रिजर्व है, तो हमारे को रिवैल्यूएशन बनाएंगे 9,000 रुपए का, क्योंकि 9,000 रुपए हमारे को फालतू देने पड़ेंगे, और ये 9,000 रुपए को पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशो में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उनके अकाउंट में रिवैल्यूएशन का जो आया है ना डिफरेंस 9,000 रुपए का, ये डेबिट कर दिया जाएगा, और जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व बना है, तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000 से। कोई भी बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, अगर ये थर्ड क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से ये चीज आएगी। और ये जो चीज बताई गई है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या आने वाले जितने भी चैप्टर हैं जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, सब में एंट्री एक जैसी होगी, तो कृपया करके इन एंट्री को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए,
और इसको समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये तो इसमें है ही, लेकिन आने वाले चैप्टर में एडमिशन में, रिटायरमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बड़ा काम आएगा। तो आप इसको ध्यान से समझिए जितना ज्यादा हो सके, और एक ही बार में समझिए क्योंकि पेपरों में टाइम बहुत कम रह रहा है। देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, पहले तो इसका मतलब समझते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब क्या है? वैसे तो दोनों ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, अलग से कोई रीअसेसमेंट अकाउंट नहीं बनते, लेकिन जब हम लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं तो उसे रीअसेसमेंट कहते हैं, और जब एसेट्स में कोई चेंज होता है और उसको चेंजेस को हम लिखते हैं तो उसको रिवैल्यूएशन कहते हैं। बेसिकली क्या है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है ना, तो पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी में भी कुछ चेंज करना चाहते हैं आज की डेट के हिसाब से। मतलब जो पहले एसेट्स की वैल्यू कुछ और थी लेकिन आज की डेट में कुछ और होगी, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो वो कहते हैं भाई जो भी लायबिलिटी और एसेट्स में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके हिसाब से हम एक नई बैलेंस शीट बनाएंगे। मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ वही आइटम आएगी जो एसेट्स और लायबिलिटी में कुछ चेंज हुआ होगा, और जो एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा, जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होगा बैलेंस शीट के अंदर उन्हीं आइटम में चेंज होगा। बाकी किसी भी आइटम में, चाहे वो एसेट्स की लायबिलिटी है, अगर वो रिवैल्यूएशन में नहीं आती तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर पहले तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे, अब जब आप रिवैल्यूएशन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिए, रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर उन्हीं अमाउंट में चेंज होगा जो रिवैल्यूएशन में चेंज हो चुके होंगे, बाकी किसी भी आइटम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं कि करके रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप एंट्री समझिए। एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, यहाँ पे एसेट्स क्या हो रही है, एसेट्स क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। अगर यहाँ पे एसेट्स डेबिट हो रही है, अगर एसेट डेबिट हो रही है और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, एसेट्स क्रेडिट हो रही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो आप जब एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एसेट्स को कौन सी साइड में डालेंगे, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएंगे। अब आप देखो, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब एसेट डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा समझ में आना चाहिए एसेट्स हमारे को कौन सी साइड में डालनी है, डेबिट साइड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इसे आप नोट कर लेंगे, इससे भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर लिखा है फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब देखो, आप एसेट्स को याद रखो, क्या एसेट्स को याद रखो, लायबिलिटी आपको अपने आप याद हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन में सॉरी फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी बढ़ी है ना, तो ये कौन सी साइड में आ रही है, डेबिट साइड में आ रही है, और लायबिलिटी घटी है तो कौन सी साइड में आ रही है, क्रेडिट में आ रही है। तो किसके अपोजिट चल रही है, बिल्कुल एसेट्स के अपोजिट चल रही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अभी दोबारा एक बार इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन मैं एंट्री से आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझना में कोई दिक्कत ना हो। लिखा है एक्सपेंस और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए, जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो कुछ खर्चे होते हैं, या तो उस खर्चों को कौन पेड करेगा, पार्टनर पेड करेंगे, या कौन करेगा, फर्म पेड करेगा। तो दोनों के लिए एंट्री है। अगर पार्टनर पेड कर रहा है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कंसर्न पार्टनर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। और ये एंट्री क्या है कि हम उस जो भी एक्सपेंस है कंसर्न पार्टनर पेड कर रहा है, हम उसमें कैश और बैंक दे रहे हैं, तो ये एंट्री इसमें तो नहीं आएगी, लेकिन ये कहां पे जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट में जाएगी, ठीक है। फिर अगर एक्सपेंस पेड कर रही है फर्म, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी रिवैल्यूएशन करने से आपका जो खर्चा होता है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बैंक पेड कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन से कंसर्न है, तो इसकी कौन सी साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कौन सी साइड में आएगी, डेबिट साइड में। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता क्या है, देखिए आमतौर पे जब बच्चों से हम पूछते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या है, जो एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। लेमन लैंग्वेज में किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, लेकिन अब आप इसका मतलब समझे कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन सी आइटम होती। देखिए, आपने ना एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, कितने की, 1 लाख रुपए की। इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है
या आप बोलो इस पे 10% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगाया। अगर ये 1 लाख रुपए की है तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10,000। सपोज करो स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छा आए। अब 10 साल बाद क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मशीनरी की वैल्यू जीरो हो गई। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी कितने की दिखाई थी? कितने की दिखाई थी बोलो? जीरो की। लेकिन मशीनरी की बुक वैल्यू जीरो की हुई है, क्या मशीनरी भी घिस गई है उसके साथ? भाई मशीनरी पुरानी होगी, घिसी तो नहीं है ना। अब आपने क्या करा, इस मशीनरी को किसी स्क्रैप डीलर को बेच दिया, किसी स्क्रैप डीलर को बेच दिया, और ये मशीनरी कितने की बिकी? 2,000 रुपए की। तो बेसिकली 2,000 रुपए क्या है? ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जैसे आप समझते हो वैसे मत समझना, इसी तरीके से समझना, क्योंकि आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन मशीनरी की वैल्यू जीरो नहीं। अब आपने उसे बेचा, अब देखो बुक वैल्यू जीरो हो गई, बुक वैल्यू जीरो हो गई, अब आपने उसे बेचा, उसे 2,000 रुपए और मिल गए। तो बेसिकली वो क्या है? एक तरीके की अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्योंकि जब आपने वो एसेट्स बेची तो आपको उससे 2,000 रुपए और मिले, तो उसको आप रिवैल्यूएशन में डालोगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालोगे। ठीक है, क्लियर है? पक्का? ऐसे रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, इसका भी मतलब समझ लीजिए। मेरा किसी से केस चल रहा था, ठीक है, मेरा किसी से केस चल रहा था। एक्चुअली ऐसा था कि मैंने अपनी लायबिलिटी, मैंने कुछ माल खरीदा होगा और 10,000 रुपए की लायबिलिटी मैंने उसे पेड कर दी। अब मैंने पेड कर दी, मैंने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसने नहीं करी, सपोज करो भूल गया, मैंने कोई रिकॉर्ड भी रिटर्न विटर्न में भी लिखा। अब बाद में बोला, वो बंदा बोला सामने वाली पार्टी के, भाई मेरे 10,000 पेड करो। अब मैंने कहा मैंने तो पेड कर दिए थे। कह रहा दिखाओ। अब दिखाया तो उसने भरोसा नहीं करा, क्योंकि उसकी तरफ मैंने कैश दिए थे, तो कोई बात ही नहीं बनी। अब अगर मैंने बैंक से दी होती तो वो रिकॉर्ड होती हर जगह। अब मैंने उसे कैश दिए थे, सपोज करो, भाई ठीक है हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं तो भरोसा तो होता ही है ना। वो भूल गया, अब बात भी नहीं मान रहा। अब जब उसने कहा कि मेरे पैसे दो और मैंने नहीं दिए, भैंसाबासी हो गई, उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया। अब कोर्ट में जब केस हुआ तो केस जीत गया। अब क्या है, कोर्ट में केस जीता तो हक फैसला उसके हक में आ गया, तो मेरे को वो 10,000 रुपए दोबारा से उसको पेड करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे अपनी बैलेंस शीट में या अपने अकाउंट में वो लाइबिलिटी को दोबारा से दिखाना पड़ेगा, उस लाइबिलिटी को दोबारा से दिखाना पड़ेगा। तो वो जो लाइबिलिटी मैंने रीजनरेट करी या किसी वजह से भी जनरेट हुई, इट इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो लेमन लैंग्वेज में जो मैंने लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करी वो होता है। लेकिन आप अकाउंट्स के बच्चे हो तो कैसे बोलोगे? इसी तरीके से बोलोगे। देखो जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप है ना अकाउंटिंग की फील्ड में ही रहो। मतलब फील्ड में क्या मतलब, फील करो उसको। जैसे एक पहलवान होता है ना, अब बॉडी बॉडी बना लेता तो हमेशा ये वो हमेशा ऐसे ही बात करेगा, ठीक है ना। आर्मी वाला यस सर नो सर, वो इसी फील्ड में रहता है। अब अकाउंट्स की बात कर रहे हो ना, अकाउंट्स में ही रहो हमेशा। कोई पूछे भाई किसी किसी प्रोडक्ट पे अगर सपोज करो जीएसटी नहीं लग रहा तो उसे क्या कहेंगे? तो लोग कहेंगे कोई टैक्स नहीं लग रहा, ऐसे कहेंगे। आप एग्जेम्प्ट बोलो, क्योंकि आप अकाउंट्स के बच्चे हो। आप डेबिट क्रेडिट में बात करो, आप हमेशा ना अकाउंट की फील्ड में ही घूमो, अकाउंट का फील्ड हो, तो आप चीज को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आप लेमन लैंग्वेज में बोल रहे हो तो लेमन में तो कोई भी बोल सकता है, तो फिर आपका अकाउंट्स पढ़ने का फायदा क्या है? तो अगर आपको सीए सीएस सीएम में बड़े कोर्स करने हैं तो आप उसी फील्ड में रहो, तभी आप उन कोर्सों को अचीव कर पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि फिर जब प्रोफेशनल जाओगे ना तो लोग प्रोफेशनल तरीके से आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, ये तो आपने समझ ही रखा है, तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, यही होता है ना। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? लॉस होगा। और अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगे? कौन सी साइड में आएंगे? क्रेडिट साइड में। और रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएंगे? डेबिट में, क्योंकि सारे लॉस क्रेडिट होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर को जो लॉस हो रहा है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। अगर फर्म का बनाओगे तो क्रेडिट होता है, और फर्म को कोई लॉस होता है तो डेबिट होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। 3 गोल्डन रूल, कभी भी इससे बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो आपने ये समझा। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं रिवैल्यूएशन का, जिसमें बैलेंस शीट भी है रिवैल्यूएशन भी है। मैंने एक साथ ही बता दिया जिसमें आप रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट भी बना सकते हो। क्वेश्चन को देखते हैं पहले। एबीसी 3 पार्टनर है, 3:2:1 की रेशो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और आने वाले टाइम में वो
जो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है इक्वल में करेंगे। गुडविल फर्म की वैल्यू है 3 लाख रुपए। अब 3 लाख रुपए का मतलब क्या है, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे जो गुडविल की हमने लास्ट क्लास में गुडविल वाले चैप्टर में आपको बताई थी, उसी तरीके से करेंगे। गेनिंग रेशो निकाल के, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के। अब वो कह रहे हैं लैंड रिवैल्यूड हुआ 1,60,000 रुपए का, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई 6%, क्रेडिटर 12,000 का था, वर नॉट बी लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। हमें 12,000 रुपए देने थे, उसने कहा आप देने की जरूरत नहीं है या किसी वजह से हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए सबसे पहले तो है ना, आप क्या करेंगे, जहां जहां पे एडजस्टमेंट है ना उसको मार्क कर देंगे। अब कहाँ पे एडजस्टमेंट है, एक तो गुडविल में, गुडविल आप अलग से उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लैंड पे कितनी है, लैंड पे है और बिल्डिंग पे है और किस पे है, क्रेडिटर पे, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब जैसे पेपर में है ना, ठीक है, हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। आइडिया लगा के तीनों के लिए स्पेस छोड़ दो ना एक साथ ही, नहीं तो पहले आप रिवैल्यूएशन बनाओगे, फिर ये बनाओगे, फिर वो बनाओगे, जैसे जैसे आइटम आते रहे डालते रहना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, लैंड एट रिवैल्यूड एट 60,000, लैंड की वैल्यू 60,000 से बढ़ गई है। तो क्रेडिट साइड में आएगा, अभी आपको रिवैल्यूएशन बताया था, इधर आ गया 60,000 रुपए। फिर लिखा है बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 6%, 1 लाख की बिल्डिंग दे रखी है, 6% कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्रेडिटर था 12,000 रुपए का, अब उसका क्लेम नहीं रहा तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, तो हम उसे क्रेडिट साइड में लेके आएंगे 12,000 रुपए। हमने क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा थी, इसको इक्वल करा 72,000 और जो डिफरेंस निकला वो हमारे लिए प्रॉफिट था। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ गया 33,000, 22,000, 11,000, कौन सी रेशो के हिसाब से, 3:2:1 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या है, कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में पहले तो पार्टनर का क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर क्या आएगा, अगर इसमें जर्नल रिजर्व दे रखे हैं 60,000 रुपए के, आपको लास्ट क्लास में बताया था जितने भी जर्नल रिजर्व होते हैं वो ओल्ड रेशो में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब क्या है, साथ में आपने बैलेंस शीट बनाई, लेकिन बैलेंस शीट में जो आएगी आइटम कैपिटल की वो इस बैलेंस के बाद ही आएगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उसका सेटलमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारी गुडविल कितनी थी, 3 लाख रुपए, कितनी आएगी, 50,000, मतलब 50,000 या तो कोई सेक्रीफाइस कर रहा है सी, और ए गेन कर रहा है। तो आप ये देखोगे कि ए के कैपिटल अकाउंट में सी आया, मतलब सी ने क्या दे रहा है, 50,000 रुपए ए को दे रहा है, और यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिखा है 50,000 रुपए, इसका मतलब ए को 50,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इसका बैलेंस निकालो, तो ये बैलेंस आया। अब ये वाला नहीं डालोगे इसमें बैलेंस शीट में, ये 3,13,000, 1,42,000 और 21,000, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन 71,000। तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो रिवैल्यूएशन में कैपिटल अकाउंट से आएगा वही बैलेंस आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो आप देखो लैंड कितने का लिखा आपने, 1,60,000, क्योंकि 60,000 रुपए से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख की थी, 6,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखो प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक एज इट इज ही आएंगे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं थे। रिवैल्यूएशन में आपने देखा इसमें कोई चेंज नहीं थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी में अगर कोई चेंज नहीं होता, अगर वो आइटम रिवैल्यूड में नहीं आएगी तो वो एज इट इज इसी अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट में आओ, कैपिटल अकाउंट में देखो कितना बैलेंस था, ये बैलेंस था, लेकिन अब कौन सा आएगा, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ए का 3,13,000, बी का 1,42,000, 71,000। क्रेडिटर कितने के थे, 1 लाख के 12,000 रुपए राइट ऑफ हो गए, मतलब कम हो गए, तो हमें कितने देने, 88,000, और बिल पेबल कितना था, 40,000 का। बैलेंस शीट मैच हो गई, जब आप इसको सारी आइटम को लिख दोगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो इसमें आप जो बनाओगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने बता दिया आपको, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाना, अपने आइडिया हो जाता है आपको। थोड़ा स्पेस छोड़ दो ना, ये एक एक पेज में बना दो ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही पेज में बनाना, क्योंकि ये कम टाइम में हो जाता है और कम स्पेस में हो जाता है। और बैलेंस शीट के लिए पूरा एक पेज छोड़ना, और उसके बाद आपका वर्किंग नोट पेपर के बाद, क्वेश्चन के बाद, आंसर के बाद जो भी आप लिखोगे, आंसर लिखोगे, उसके बाद वर्किंग नोट जरूर दिखाना कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करी है। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ द आंसर्स, इसके नंबर होते हैं, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पेपर में
जो एडमिशन का क्वेश्चन है ये जरूर आएगा, इसको बहुत ध्यान से करना। और सबसे ज्यादा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में प्रैक्टिस करनी है, और दूसरी इसके बारे में सबसे ज्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, एक बार देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर कैपिटल। मतलब एडजस्टमेंट करनी है आपको, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ना, तो उस कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्या स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा ना, उसके हिसाब से हमारे को क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल। जैसे आपने हिडन गुडविल में निकाली थी कुछ इस तरीके से, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। से वो 10,000 लेके आया 1/10 के शेयर के लिए, तो 10,000 इंटू 10/1 कर देते थे तो 1 लाख रुपए निकल जाती थी, वैसे कैपिटल निकालेंगे। दूसरा है डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अब जो कैपिटल आएगी ना, न्यू कैपिटल आएगी, हर पार्टनर की हम कैपिटल निकालेंगे, एग्जिस्टिंग थी और अब न्यू निकालेंगे। जो आएगी ना 1 लाख रुपए के हिसाब से, वो निकालेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट माइनस शेयरिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालेगी। एज सर्टेन प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर, मतलब जो प्रेजेंट कैपिटल है उसको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के साथ आफ्टर एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब उसको देखेंगे कौन सी कैपिटल ज्यादा है कौन सी कैपिटल कम है। फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। अब या तो किसी का सरप्लस होगा पिछली कैपिटल के मुकाबले, ओल्ड कैपिटल के मुकाबले, या किसी को क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब न्यू कैपिटल से ज्यादा होगी। और डेफिसिट क्या होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल लेस देन प्रोपोर्शनल कैपिटल से कम होगी, तो वो डेफिसिट होगा। फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल, मतलब प्रेजेंट कैपिटल न्यू कैपिटल से क्या है, लेस देन है, तो उससे पैसा मंगा लेंगे। तो ये पैसा मंगाने की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब किसी का हिस्सा कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस एंट्री में क्या आ रहा है, बेसिकली कैश आ रहा है। और जब इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के, कुछ अलग केस है, उनको भी हम समझेंगे। चलो इसको देखते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। XY दो पार्टनर है, ठीक है, और उनकी रिमेनिंग कैपिटल ऑफ X और Y की है 80,000 और 60,000। मतलब इनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। दे एडमिट जेड को एडमिट करते हैं विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 35,000 और एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब 35,000 रुपए लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ X एंड Y, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड। मतलब जो जेड कैपिटल लेके आ रहा है ना, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से X और Y की कैपिटल को एडजस्ट करना है। कैपिटल टू शेयर इन बिजनेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ। ठीक है, तो देखेगा देखना है कि कितना पैसा वो लेके जाएंगे और कितना वो लेके आएगा। अब देखो इसमें हमारे को जेड के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जेड तो नया पार्टनर है। किसकी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, X और Y की। देखो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्जिस्टिंग कितनी है उनकी 3:2, 3/5, 2/5 हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग ट्रांसफर टू C 1/10, 1/10 हो गया, क्योंकि वो कितने के लिए लेके आया, 1/5, उसका आधा हो जाएगा 1/10, 1/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 5:3, किसकी, X और Y की। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी 5:3:1, मतलब 5:3:2, मतलब एडजस्ट कर लिए 10 के साथ। ठीक है, ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाल दी। अब क्या करना है हमारे को, यहाँ से असली खेल चालू हो जाएगा। टोटल कैपिटल निकालने। अब टोटल कैपिटल आपने हिडन गुडविल के केस में देख रखा है, कितना कैपिटल लेके आया था, 35,000। कितने शेयर के लिए लाया था, 1/5 शेयर के लिए। तो 35,000 को 5/1 कर देंगे, तो टोटल कैपिटल जो फर्म की होती है, ठीक नहीं है, टोटल कैपिटल फर्म की बैठती है 1,75,000 रुपए, जितना हिस्सा वो लेके आया। ठीक है, अब क्या है, ये 1,75,000 रुपए ना, 1,75,000, इसको है ना इस रेशो में 5:3:2 जो न्यू रेशो आई है, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो X की कितनी आ रही है, पहले कितनी थी 80,000, अब कितनी आ रही है 87,500। Y की पहले कितनी थी 60,000, अब आ रही है 52,500। और Z की तो थी कितनी थी 35,000। ठीक है, अब हमारे को ये जो कैलकुलेशन है कैश टू बी पेड ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर, इसको देखना है, क्योंकि जेड तो न्यू कैपिटल लेके आया हुआ है, तो उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं है। तो देखो इनकी न्यू कैपिटल कितनी है, जो हमने
इस प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाल लिया, 87,500, 52,500। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। तो एक पार्टनर पैसा लेके आएगा और एक पार्टनर पैसा दे के आएगा। ठीक है जी, इसको आपको अच्छे से समझना है। आगे के क्वेश्चनों में इतना नहीं है, उसमें अलग तरीके से होगा, लेकिन इसमें समझना है कि देखो इसकी कैपिटल कितनी थी पहले, 87,500 हो गई। अब इसकी कितनी है, 52,500, 60,000 हो गई। तो ये पैसा लेके आएगा क्योंकि कैपिटल बढ़ गई है, और इसकी कैपिटल कम हो गई है, तो ये पैसा लेके जाएगा, मतलब ये लेके आएगा और ये लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो इसमें आपको क्या देखना है, एक्स पैसा लेके आएगा और वाई पैसा लेके जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये अलग क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, उससे अलग है, ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ABC 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। D वाज एडमिटेड हुआ है इनटू द फर्म विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, जिसमें से वो 3/16 ले रहा है A से और 1/16 ले रहा है B से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज एग्रीड अपॉन 1,20,000, मतलब जो कैपिटल फर्म की जो एग्री हुई है उनके बीच में वो 1,20,000 है। और डी हैड बॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 शेयर ऑफ अमाउंट। अब हमारे को है ना, पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि डी इतना अमाउंट लेके आया है, जैसे 50,000 लेके आया 1/4 के लिए, तो 4/1 कर लेते तो हमारे को पता चल जाता था 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल है फर्म की। अब इसमें कितना हो रहा है, 1/4 लेके आया है। ठीक है, और हमारे को क्या निकालनी है, उसकी कैपिटल निकालनी है इसके हिसाब से। The capital of other partner also had to adjust it in the ratio of their respective share and profit by bringing in or paying cash. The capital of ABC after all adjustment related to reputation of the revaluation of assets and reassessment of liability were 40,000, 35,000 और 30,000। ये इनकी कैपिटल दे रखी है प्रोपोर्शन में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये जो है सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंट्री सबसे बाद में होगी, जब उसका आप अमाउंट वगैरह निकाल दोगे, तो ये पहला स्टेप नहीं है, लेकिन आंसर में सबसे पहले आप यही लिखोगे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का न्यू शेयर कितना है, 3/6 माइनस 3/16, कितना दे रहा है वो, 3/16 दे रहा है, तो कितना है 15/48। ऐसे बी का निकालेंगे, 2/6 में से कितना दे रहा है, वो 1/16 दे रखा है, तो कितना आ गया 13/48। सी कुछ दे ही नहीं रहा, तो हमने क्या करा, 8 से डिवाइड करा, 8 से मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो आया 8/40, क्योंकि ये कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। और डी 1/4 शेयर के लिए आया, तो 12 से मल्टीप्लाई करा, 12 से डिवाइड करा, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12/48 आ गया। मतलब इसकी यही रेशो थी, इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा, और ये तो आया ही था नया पार्टनर के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, 15, 13, 8, 12। ठीक है, तो न्यू कैपिटल जो हमारी निकलेगी किसके हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का जो कैपिटल निकलेगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से निकलेगी। 1,20,000 इंटू 15/48 कितने लगेगी, 37,500। बी की कितनी लिखी, 1,20,000 इंटू 13/48 32,500। सी की कितनी निकली, 1,20,000 इंटू 8/48 कितनी निकली, 20,000। और डी की कितनी निकली, अब डी की भी निकालनी थी, तो डी का शेयर कितना आया था, न्यू शेयर 12/48। तो डी की कैपिटल देखो हमने निकाली 1,20,000 इंटू 12/48, मतलब वो कितनी कैपिटल लेके आएगा बिजनेस में, बेसिकली वो कितनी कैपिटल लेके आएगा, 30,000 लेके आएगा। अब कैलकुलेशन अमाउंट बोर्ड बाई एग्जिस्टिंग कैपिटल थी 40, 35, 30, और रिक्वायर्ड कैपिटल थी 37,500, 32,500, 20,000, तो ये इतना अमाउंट लेके आएंगे। ठीक है, अब पहले आपने वर्किंग नोट समझ लिया अच्छे से, अब आप एंट्री करोगे। पहली एंट्री करोगे ये वाली, क्या कि डी कितनी कैपिटल लेके आएगा। अब हमने जो कैलकुलेशन करी, हमारे को पता चला डी कितनी कैपिटल लेके आया, 30,000। तो हम पहले करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 30,000। और ये क्या एंट्री, एज कैपिटल, बीस कैपिटल टू सी कैपिटल टू कैश बैंक, वो कितना पैसा लेके जा रहे हैं, जो भी ये डिफरेंस आया वो इतना पैसा लेके जाने। तो एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू कैश बैंक अकाउंट। इसके नीचे देख सकते हो अमाउंट विथड्रॉन बाय पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन दे रेशो। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, और देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फुल फ्लैश है। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर कैपिटल है, बैलेंस शीट। इसमें ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकलेगा, मतलब इसमें आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आप देखो कि के आ रहे हैं और 2-3 की रेशियो में ये एडमिट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इन्होंने एन को पार्टनर बनाया 1:2 शेयर के लिए, एन लेके आया 5 लाख रुपए, उसकी कैपिटल के आर विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये इसकी बैलेंस शीट दे रखी है और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। एन विल ब्रिंग 1,70,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, एन कितना लेके आया है 1,75,000 रुपए लेके आया है। बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड एट 3,90,000, 70,000 depreciation will be charged on machinery, provision of 20% was to be made on debtor, the doubtful debt prepare revaluation account, partner capital account, balance sheet। ठीक है, एक मतलब इसको प्रोसेस से देखते हैं क्या है। पहले तो इसको हम वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट द टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/2 चला गया क्योंकि एन लेके आया, तो के का न्यू शेयर 1/2 का 2/5, 2/10, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। आर का शेयर है 1/2 का 2/5, 3/10, तो न्यू प्रॉफिट रेशो आ गई 2:3:5। तो टोटल कैपिटल कितनी थी, कितने लेके आया था, 5 लाख रुपए लेके आया, रेसिप्रोकल करा 2/1, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई 10 लाख। ठीक है, तो के का न्यू कैपिटल कितनी आएगी 10 लाख के हिसाब से 2/10 2 लाख रुपए आ गई, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और आर की न्यू कैपिटल कितनी आ गई 3 लाख रुपए आ गई। ठीक है, वर्किंग नोट बनाया आपने सबसे पहले, फिर आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ, बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग विल बी रिवैल्यूड 2,03,90,000, तो 2,80,000 इधर आ गई, डेप्रिसिएशन इधर दिला, प्रोविजन इधर डाला, ये आपका क्या आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। अब क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। अब आपको पता है कि आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पार्टनर कैपिटल में अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी, फिर आएगा जो जनरल रिजर्व दे रखा है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड में आएगा 68,000 और 1,02,000। फिर सी क्या लेके आए, 5 लाख रुपए कैश लेके आए, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो सेकेंडरी न्यू रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, देखो के का भी दे रखा है और किसका दे रखा है, आर का भी दे रखा है। ठीक है, ये बैलेंस सीडी दे रखा है, के का, आर का और एन का। अब एन में तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे को क्या करना है, जब हम ये बैलेंस लिखेंगे, अब हमने यहाँ पे कितना आ रहा है 5,45,000, ठीक है, बैलेंस कितना आ रहा है 5,45,000, सीडी कितना है 2 लाख, तो इसका मतलब कितना बैलेंस बचा उसका 3,45,000, मतलब जो हम पहले निकालते थे वो हमारे को बाद में निकलना है, उसका कैपिटल प्रोपोर्शन कितना है उसके हिसाब से निकालना है। ऐसे हमने सबका निकाल दिया, बेसिकली इसका ही निकालना था। तो आप देखोगे कितना आया, 2,80,000 रुपए क्रेडिटर था, के का 3,45,000 रुपए, कितना आया ये वाला यहाँ पे लिखा है हमने, और आर का करंट अकाउंट कितना है 80,000, जैसे इसका निकाला वैसे ही उसका निकाला। बाकी कैपिटल अकाउंट था 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो गया, क्योंकि ये करंट अकाउंट की बैलेंसिंग अलग है। और उसके बाद जो भी आपकी एडजस्टमेंट थी आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दी, कैश लिख दिया, डेटर में से प्रोविजन माइनस कर दिया, फर्नीचर रख दिया, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन घटा दिया, और बैलेंस शीट का टोटल एक दूसरे से मैच हो रहा है। तो इसमें जो समझने वाली बात है जो ज्यादा है वो क्या, कि आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट से आपने निकाल लिया, उसके बाद ये जो कैपिटल आएगी ना वो इस तरीके से आएगी, मतलब आपको उसको क्या निकालनी पड़ेगी, बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। अभी तक जो आप क्वेश्चन देखते थे उसमें जो कैपिटल लिखी होती है, जो इससे पहले क्वेश्चन देखते थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से, जो कैपिटल लिखी होती थी वही आप यहाँ पे लिखते थे, लेकिन इसके अंदर हमारे को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट वगैरह बना के हमारे को ये कैपिटल निकालनी पड़ेगी, और ये कैपिटल बैलेंस शीट की कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आएगी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करिए, सबसे ज्यादा मेहनत उसी में करिए, क्योंकि पेपर में आने के चांस भी उसी के हैं। और ये चैप्टर इस तरीके से खत्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है।